आएंगे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आप सबके सामने लेकर के आया हूँ CGSI के लिए रामबाण सीरीज का भाग 13 साइंस MCQ का। और ये क्योंकि रिवीजन क्लास है, ताकि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा सके, इसलिए हम इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन कम होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस पे चलेगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेजॉन की खोज हिडेगी युकावा, रट लीजिए, फैक्ट है। मेजॉन की हिडेगी युकावा ने की खोज की थी। पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एंड UF हेस ने की थी, ये भी सही बात है। और पोजिट्रॉन एक धनात्मक कण है, ये भी आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन और याद रहे, ठीक है। और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे ने दिया था, ठीक है। सूर्य तारों में जो ऊर्जा उत्पादन होती है संलयन के द्वारा और गुरुत्वीय संकुचन, ये दो वर्ड याद रखिएगा। सूर्य तारों में ऊर्जा उत्पादन, एक तो आप संलयन हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि संलयन होता है, तो संलयन तो होता ही है, परमाणु संलयन होता ही है, मगर उसमें गुरुत्वीय संकुचन भी होता है, तो ये दो टर्म याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने नहीं किया था। जो परायूरेनियम तत्व हैं, इनका संश्लेषण में योगदान है आपका कैनेडी करके हैं और आपका वॉल करके हैं साइंटिस्ट। इन साइंटिस्टों के इसमें मेन योगदान है, तो याद रखिएगा कि वॉल करके, कैनेडी करके और सीबॉर्ग करके, ये सबसे इन साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है परायूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में। सीबॉर्ग और कैनेडी का बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें चारों बता दिया। मेजॉन की खोज हिडेकी युकावा, पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एंड UF हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे ने दिया है, जो कि संलयन होता है और गुरुत्वीय संकुचन होता है। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने नहीं किया था, इसकी खोज की थी वॉल ने, कैनेडी ने और सीबॉर्ग ने, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचार संदर्भ विषय में आने वाले शब्द असमताई है। तो बेल टू प्रयोग जो था, ये कृत्रिम बुद्धि से लिखा हुआ है, मगर ये गलत बात है। बेल टू जो प्रयोग है ये जापान में होता है, तो याद रखिए, कभी पूछ लिया कि बेल टू प्रयोग कहाँ संपन्न हो रहा है, तो बेल टू प्रयोग जापान में हो रहा है। अब देखिए कि हम एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन डील करते हैं। पहले बात जापान में हो रहा है, और दूसरा ये कण भौतिकी जो बोलते हैं, पार्टिकल फिजिक्स का जो हिस्सा है, ये कण भौतिकी के ऊपर जो प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर ये हिस्सा है, तो कृत्रिम बुद्धि पर नहीं, कण भौतिकी का ये हिस्सा है, ठीक है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, हाँ ये सही बात है कि जो हम आजकल पढ़ते हैं बिटकॉइन, डोजेकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी पढ़ते हैं, वो सब ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी पर डिपेंड करती है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी क्या होती है? मान लीजिए कि एक चेन है, इस चेन पे इस क्रिप्टो करेंसी का निर्माण ऐसे प्रोग्राम से किया जाता है, जो प्रोग्राम केवल अपने आप में सिर्फ एक बार ही लिखे जा सकते हैं, वैसा सेम प्रोग्राम दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। और इस तरीके से उस जो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस है, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी निर्माण की जो प्रौद्योगिकी उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। यह बात याद रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं, मशीन लगाए जाते हैं, और उससे निर्माण करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि एक क्रिप्टो के काम आता है। तो ब्लॉकचेन वाली बहुत सारे चेन है, उस चेन में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं। मतलब अब इसलिए क्रिप्टो करेंसी मुद्रा को बोलते हैं कि कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, है ना। उसको वॉलेट हैक हो जाता है, ये भी बीच में न्यूज़ चलता है कि क्रिप्टो करेंसी का वो जिस वॉलेट में आप रखें वॉलेट हैक हो जाएगा, मगर क्रिप्टो करेंसी कभी हैक नहीं हो पाएगी। और वॉलेट हैक करने वाले आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए आपके वॉलेट में 5,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी है, और वॉलेट हैक कर लिया, आप वॉलेट ही नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप उसको 5,000 करोड़ तो यूज आप कर पाएंगे नहीं। हालांकि वो 5,000 करोड़ आपको वो भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही तो उसकी खासियत है ब्लॉकचेन की, ठीक है। तो चलिए, बहुत सा एक्सप्लेन कर दिया। और क्रिस्पर केस 9 जो है, ये कण भौतिकी लिखा गया है, जबकि क्रिस्पर केस 9 जो है ये जीनोम एडिटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, बेल वाला मैंने बताया कि कण भौतिकी का हिस्सा है, ये गलत। और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी बिटकॉइन से जुड़ा हुआ है, डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा जुड़ा हुआ है, सही बात है। क्रिस्पर केस 9 जीनोम एडिटिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका सिर्फ सही आंसर ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, एकदम सही बात है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन होता है, ना कि नाभिकीय संलयन। तो भी देख लिया हमने, बाकी देखते हैं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया था, तो ये एकदम सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, ये भी सही है। तो आपको चारों का सही आंसर पता चल गया है कि नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, नाभिकों को जुड़ना संलयन कहलाता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ये एक घटना थी जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो अपने रॉयल सोसाइटी में गए थे, तो उनके द्वारा बोले एक वक्तव्य है, उसके आधार पे क्वेश्चन बना है।
जो कि यूपीएससी में और यूपीपीएससी में और आसान पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसी को हम डील करते हैं। देखिए हम लोग आपके लिए जो क्वेश्चन लाते हैं बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स के पीएससी यूपीएससी बहुत सारे जगहों से जो क्वेश्चन एकत्र करके लाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इन क्वेश्चन का आप अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी में के समकक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, मगर जबकि आप देखते हैं कि हमको नाभिकीय शक्ति उपलब्ध हो चुकी है। आज हम एटॉमिक रिएक्टर चलाते हैं, परमाणु बम बना चुके हैं, ठीक है। और उसे यह विश्वास था कि उन्होंने ये बात किस आधार पर कहा था, क्योंकि उनको यह विश्वास था कि नाभिकीय आइंस्टीन का जो नियम है फेल हो जाएगा और वो मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात देखिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। सी तो यहाँ प्रकाश का वेग है तो उसको हटा दीजिए। उनका कहना था कि जो एनर्जी ऊर्जा मिलती है ना, ऊर्जा ई एनर्जी है, ऊर्जा है, याद रख लीजिए, ठीक है। और ये द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान। सी को हटाते हैं क्योंकि प्रकाश का वेग वाला बात है, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो द्रव्यमान, जिस भी वस्तु में द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा होगी, इसको आइंस्टीन ने नियम दिया था। तो उनका यही कहना था कि मात्रा अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा में कभी परिवर्तित नहीं होगी। जबकि आप देखते हैं कि आज तो ये चलता है, ये हो जाता है ना। तो इसलिए इसी आधार पर उन्होंने कहा था, हमारे तो आइंस्टीन का नियम दिया हुआ है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए दोनों कथन, दोनों क एवं का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। हाँ उन्होंने ये कहा था, और किस आधार पे कहा था बताए, तो उनका कथन तो सत्य है ना, आज वो गलत साबित हो गया है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित कर सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन। इसमें 2 साइंटिस्ट हुए हैं, एक गुंटूर करके, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा ताकि आपको नाम आसानी से याद हो सके। तो जैसे मैंने para यूरेनियम के बारे में बताया था, para यूरेनियम तत्व के बारे में, कि आप सीबोर्ग, वॉल, ऐसे सब याद रखिए। सीबोर्ग मन समुद्र, वॉल मन दीवार, ऐसा आपको याद रहे, इसलिए मैं आपको ऐसा शॉर्ट का बताता हूँ। सीबोर्ग और वॉल बताया था, para यूरेनियम तत्व के बारे में, जो क्वेश्चन फर्स्ट था। और वैसे यहाँ माइक्रोवेव के बारे में बताता हूँ कि इसमें गुंटूर करके और एक अल्फांस करके, अल्फांसो आम आप सुने हैं तो अल्फांसो आम से आप अल्फांसो याद रखिए, गुंटूर एक जगह का नाम है इसलिए गुंटूर। तो गुंटूर और अल्फांस करके एक साइंटिस्ट हुए जो ये दावा करते हैं कि वो माइक्रोवेव फोटोन को प्रकाश की वेग से अधिक वेग से त्वरित कर सकते हैं, और वैसा उन्होंने प्रयोग में किया है। इसी आधार पे वो आइंस्टीन का जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है उसको गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव फोटोन, और दावा क्या था ये बता दिया मैंने, किन्होंने किया यही बता दिया मैंने, कि गुंटूर और अल्फांसो कहते हैं कि वो माइक्रोवेव फोटोन को सूर्य के प्रकाश जो होती है उससे भी तेज रूप से त्वरित कर सकते हैं माइक्रोवेव फोटोन को। चलिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन न सिर्फ प्रोटॉन को इसके एस्पेक्ट में, और ड्यूट्रॉन जो होता है, ड्यूट्रॉन, तो याद रखिएगा कि एस से साइक्लोट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन और D फॉर ड्यूट्रॉन दोनों को त्वरित कर सकता है। P फॉर प्रोटॉन और D फॉर ड्यूट्रॉन। तो PD पेन ड्राइव से याद रख लीजिएगा, ठीक है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी सीधी सीधी बात से प्रस्फुरण गणक, जो शुद्ध हिंदी हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा तो इसका मैं इंग्लिश वाला भी नाम भी लिख देता हूं, स्किंटिलेशन स्केल, ऐसा करके याद रखिएगा। स्किंटिलेशन इसको इंग्लिश बोलते हैं, सिंटिलेशन स्केल, है ना। तो पेयजल में गामा उत्सर्जक पदार्थ है या नहीं, इसकी गणना आप सिंटिलेशन स्केल से करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आपको पता है, मैंने पिछले जो सीरीज पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि शॉर्ट ट्रिक बनाया था मैंने, कि रमी जो हम गेम खेलते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक में लिखा था रमी वुक्जक, फुक्सो को वांगड़ू हम याद रख सकते हैं, तो फुक्सक से मैंने वुक्जक बताया था। तो उसी बारे में बताता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। तो रमी RMI और VUXG, तो यहाँ रेडियो था, ये माइक्रोवेव था, ये रेडियो था, ये माइक्रोवेव था, ये इंफ्रारेड था, है ना। ये रमी मैंने गेम बताया, रमी से आप याद रखिए 3 का, और ये फुक्सक वांगड़ू से वुक्जक वांगड़ू याद रखिए, वुक्जक, ठीक है। तो वू से वी से यू से यू, एक्जक से एक्स और जी से जी। इंफ्रारेड, वी से आपका विजुअल, यू से अल्ट्रावायलेट,
अल्ट्रावायलेट, एक्स है आपका एक्सरे, और जी सबका गामा रे। बताते हैं सर्वाधिक जो इस क्रम में इसकी यहाँ पे प्लस होता है और जैसे नीचे आएंगे वो घटते जाएगा, ये इसका तरंगदैर्घ्य लंबाई होता है, और ऊर्जा इसको विपरीत होता है, सर्वाधिक ऊर्जा नीचे की होती है ना, और सबसे कम कम ऊर्जा ऊपर वाले की होती है, मैंने बताया था आपको। तो ये ऊर्जा के लिए होता है ना। तो देखिए इसमें सबसे, इसमें जो जो ऑप्शन दिया है दृश्य विकिरण कहाँ रहा, नीचे जो सबसे है उसका सबसे ज्यादा, तो गामा इसमें क्या, गामा नहीं है। एक्सरे, हाँ एक्सरे, एक्सरे तो एक्सरे गामा नहीं है, तो उसका सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी, एक्सरे की है, क्योंकि नीचे में एक्सरे है, तो एक्सरे हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आंसर इसका बी। तो क्रम आप याद, सीरीज आप बना लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से होता है, आपको बचपन से पता है, ना कि सिर्फ सूर्य का, क्योंकि सूर्य एक तारा है, तो वैसे जितने भी तारे हैं सब पे ऊर्जा निर्माण का कारण नाभिकीय संलयन ही है, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के हीलियम का एक अणु निर्माण करते हैं, और उससे जो न्यूट्रॉन का जो लॉस होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है, वही हमको ऊर्जा प्रदान करता है, और वही E = mc² दर्शाता है कि जो ऊर्जा का द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है वही ऊर्जा दे रहा है, तो E = mc² वहां पे एप्लीकेबल है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन तो आप जानते हैं, दो हल्के नाभिकों को जोड़ करके एक भारी नाभिक में बदलना, और जो उसमें द्रव्यमान का लॉस हुआ वही लॉस ऊर्जा में बदलता है ना, तो ये तो पता ही है। मगर गुरुत्वीय संकुचन क्या है, गुरुत्वीय संकुचन देखिए, जब भी कोई तारा अपने अंतिम तौर पर पहुंचता है ना, तो होता क्या है कि वो अपने अंतिम तौर पे संकुचित होते जाते अपने द्रव्यमान को अपने अंदर ही समाहित करने की कोशिश करता है। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अंदर ही समाहित करने की कोशिश करते जाऊं, तो सिकुड़ते एकदम छोटा हो जाऊंगा, और वही सिकुड़न जब उसके अंदर आता है अंतिम तौर पे, तो उसी सिकुड़न के साथ साथ वो एक ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है और अपने सारे द्रव्यमान को उसी में समाहित कर लेता है। इसलिए तारा जब नष्ट होता है तो वो ब्लैक होल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, नाभिकीय विखंडन संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, भाई तारों में ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, नाभिकीय संलयन से होती है, तो विखंडन को उससे कोई संबंध नहीं है, सही बात हो गया। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो भाई एक कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल होती है, हम जानते हैं सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम, और इतने साल तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट, भाई तो उसको ऊर्जा तो लगेगी ना, जिससे सिग्नल भेज रही है, तो वो ऊर्जा उसको सोलर पैनल, जो उस पर सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सूर्य किरण उस पर पड़ते हैं, उसी सोलर पैनल से वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है, इसलिए सौर सेल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सीधा आंसर देखता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। केवल एक प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश की विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। जैसे प्रकाश वोल्टेज जो सेल होती है प्रकाश लेकर विद्युत पैदा करती है, सही है। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया, सौर का ताप का होता है, सौर के ताप से क्या पैदा करेगी, प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है। एकदम सही बात है कि सौर के ताप से भाई तापीय अपजनित करोगे, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। दूसरा आते हैं, प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, एकदम गलत। प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया, सोलर सेल, जितने भी सारे के सारे डीसी का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे निर्माण करते हैं। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है, तो ये तो सही है कि सौर तापी जो है वो दिष्ट धारा का निर्माण करती है। मगर सौर तापी का अगर हम वैसा उपयोग करें कि उसको पानी को गर्म करके उसको भाप बनाए, उसको फिर लेटेंट हीट में कन्वर्ट करें, उससे टरबाइन घुमाएं, तो डायरेक्ट फिर एसी का निर्माण कर देगी। ठीक है, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टेज के लिए बताओ, तो सौर तापीय के लिए बोल रहा है कि सौर तापीय के लिए हमारे पास है, बोल रहा है, मगर प्रकाश वोल्टिक के लिए नहीं है, तो ये गलत बात है। भारत अब जितना पिछड़ा हुआ नहीं कि प्रकाश वोल्टिक हमारे पास ना हो। सन 2013 का बात है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा किया था कि हमारे पास 2000 मेगावाट का प्रकाश वोल्टिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, ये हमारे पास उतनी क्षमता है, प्रकाश वोल्टिक क्षमता हमारे पास 2000 मेगावाट की है। तो जैसे बताए उतनी प्रौद्योगिकी है तभी उतनी क्षमता हमारे पास है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो इसलिए केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत प्रकाश वोल्टिक इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, एकदम गलत बात। सिलिकॉन वेफर्स का जो क्रम है उसमें भारत का जो स्थान है वो 11वां है, न कि तीसरा। तो आप याद रखिएगा, पहले पे चाइना है, दूसरे पे आपका दक्षिण कोरिया है और जापान, ऐसा करके क्रम है। तो चाइना और जापान और दक्षिण कोरिया, हाँ ये 3 क्रम है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया है, और भारत जो है 11वें स्थान पे, तो ये पहले ही गलत हो गया। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, एकदम गलत जवाब। इसके लिए केंद्रीय विद्युत विनियामन आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग जो बने हैं वो इसका बोली लगाते हैं, और उस बोली के थ्रू ये इसका शुल्क निर्धारित करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो चलिए, ना तो एक ना तो दो,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है सोलर सेल में सिलिकॉन उपयोग होता है ना, इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल कौन से होते हैं? सौर सेल होते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को लेकर के बिजली पैदा करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला विक्रिया सेल्फ सस्टेन चेन संभव है क्योंकि, तो आंसर सीधा इसका देखिए 1 और 3। पहला क्या बोल रहा है? प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में आप देखते हैं कि जब उससे विखंडन होता है तो एक बार विखंडन होता है मगर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिसमें से हमको जितना जरूरत होता है 2 को हम अवशोषित कर रहे हैं तो सिर्फ 1 को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि 1 न्यूट्रॉन टकराया और उससे 3 न्यूट्रॉन फ्री हो गए, तो बोला है प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, सही बात है। तीसरा 3 क्यों सही लिया है? द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे कर दिए जाते हैं। मैंने बताया कि भाई इसमें आप जानते हैं मॉडरेटर यूज करते हैं, न्यूट्रॉन मंदक यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, भारी जल का भी उपयोग करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, है ना, तो उसके लिए है। न्यूट्रॉन, अब दूसरे देखते हैं कि 2 और 4 गलत क्यों है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं, नहीं तुरंत हिस्सा नहीं लेते हैं, और इससे तुरंत ना लें, इसको कंट्रोल करने के लिए तो उसमें हम न्यूट्रॉन अवशोषण करने के लिए, मंदक मंदन करने के लिए उसमें हम ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड और भारी जल का उपयोग करते हैं। विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है, तो हर इसमें बोला कि हर न्यूट्रॉन, तो भाई मैं बताया कि एक बार विखंडन और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या 3 न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया चालू करता है? नहीं, मैंने बताया कि सिर्फ अगला 1 न्यूट्रॉन चालू करेगा, बाकी 2 अवशोषित कर लिया जाता है ना, तो गलत है ये भी। तो बता दिया मैंने 1 और 3 सही क्यों है, 2 और 4 गलत क्यों है। चलिए देखते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है 2 और 3 सही है। कैसे 2 और 3 सही? पहला गलत क्यों, ये बताता हूँ, तो 2 3 तो पता चल जाएगा आपको। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन, जब संलयन का बात करें तो विखंडन के प्रिंसिपल पर काम करेगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन ऐसे ही गलत है, दिमाग मत लगाइए। साधारणतः उनकी टोकमार्क डिजाइन होती है। टोकमार्क डिजाइन मतलब समझिए कि नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ तक कि जब हाइड्रोजन बम को निर्माण किया है बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और परमाणु बम में जो होती है नाभिकीय विखंडन की। तो हम और नाभिकीय संलयन करने बहुत अधिक तापमान चाहिए, तो हाइड्रोजन बम के निर्माण भी में भी बोलते हैं कि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बना लिया हम, और ये माले में वो एक तरीके से धोखा है। क्योंकि वो गलत क्यों है? क्योंकि उस हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन करवाने के लिए भी जो अधिक तापमान दिया जाता है वो परमाणु बम के विस्फोट से दिया जाता है। तब समझ रहे हैं, तो इसलिए वो बता दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिक जो है। तो टोकमार्क डिजाइन क्या होता है, बहुत अधिक ताप की जरूरत है, तो उसको एक बॉक्स के अंदर, दूसरे बॉक्स के अंदर, तीसरे बॉक्स के अंदर पूरा अच्छे तरीके से पैक करके नाभिकीय संलयन कराया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, उसी को टोकमार्क बोलते हैं। और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो बताया मैंने बहुत अधिक तापमान जरूरत होता है नाभिकीय संलयन के लिए। चलिए, इसलिए 2 और 3 सही है और पहला गलत है, बता दिया मैंने। आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिकीय औषधियां नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। वे वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं, और इन रेडियो आइसोटोप्स को उपयोग करके ही आज हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर जो हैं कैंसर तक का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जो कि केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ भी केरल में नहीं, केरल, झारखंड, ऐसे कोई कुछ और जगह है जहाँ और पाया जाता है, मगर केरल सर्वाधिक फेमस है इसके लिए, तो थोरियम हो गया। इस तरीके से आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।